हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है पीटी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। मैं आपसे आज ये डिस्कस करना चाहती हूँ, इन शॉर्ट मैं आपको अवेयर कराना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ जो है वो है क्या और इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं और डायबिटीज़ के कॉज क्या क्या हैं, और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता है थ्रू फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करती हूँ। डायबिटीज़ जो है ये एक सिंड्रोम है। ये इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन अराइज होती है, यानी कि जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है या तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर वो बॉडी के लिए रजिस्ट हो जाता है, तब डायबिटीज़ की कंडीशन अराइज होती है। जब डायबिटीज़ किसी को है तो उसकी वजह से जो हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो अराइज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। इन शॉर्ट जो इंसुलिन है उसका काम क्या होता है, जो भी फूड हमने इंजेस्ट किया है उससे उसको मेटाबोलाइज करना और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो भी हमने खाया है उस एनर्जी को यूटिलाइज करना। इनडायरेक्टली जो भी हमारी बॉडी में है वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही लास्ट में एंड यूनिट जो होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही आती है। तो इसलिए जो वो ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखने का। अब हम बात करते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो कितने टाइप की होती है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंसुलिन होता है वो हमारी बॉडी में पैनक्रियास होता है। पैनक्रियास के जो आइलेट सेल्स होते हैं वो उसको सिंथेसिस करते हैं। या तो उनका डिजनरेशन हो जाना है या फिर किसी भी तरीके से उस पार्ट में पैनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, तब हमें ये कंडीशन अराइज होती है इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की टाइप की। तो टाइप होते हैं 3। सबसे पहला IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें कि हमारी बॉडी इंसुलिन पर डिपेंडेंट होती है। सेकंड होता है हमारा नॉन IDDM, उसमें क्या होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें हमारी बॉडी इंसुलिन के डिपेंडेंट नहीं होती। थर्ड है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन अराइज होती है, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली जिसका सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 to 6 मंथ वाला और थर्ड ट्राइमेस्टर 6 to 9 मंथ वाला। सबसे ज़्यादा ये कंडीशन उन्हीं में देखने को मिलती है, जिसमें कि ग्लूकोज का कंडीशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से डायबिटीज़ की कंडीशन अराइज हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या है। जो साइन सिम्टम है उसमें होता है पॉलीयूरिया, यानी कि बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि बार बार वो टॉयलेट जाएगा। बहुत ज़्यादा प्यास लगी, इरिटेशन होगा, नॉक्च्यूरिया होगा। और क्या होगा, जो हीलिंग कट्स, मतलब कि अगर कहीं पे चोट लगी है तो उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है, ठीक होना जो है उसमें टाइम लगेगा, डिले प्रोसेस हो जाता है। और इन्फेक्शन बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली कॉज्ड होते हैं। और वेट लॉस होता है और फैटीक रहता है और बहुत सारी वेजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बेलेनाइटिस कंडीशन हो सकती है, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, विजुअल ब्लरिंग मतलब आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, और मस्कुलर कंडीशन क्रैम्प्स लाइक इन लेग्स। और भी ये सारे मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक डायबिटीज़ के पेशेंट में बार बार देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसमें हमारा कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गेस्ट्रेन और नर्व, ये सारी जो चीज़ें ये सब हैम्पर होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर। अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिजीज़, तो वो भी कंडीशन अराइज हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिसमें हमारी आर्टरीज जो होती हैं उसका साइज़, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे एक मास लाइक फॉर्मेशन होने लगता है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो हैम्पर्ड होने लगता है। आइज़ की कंडीशंस अफेक्टेड हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकता है, कैटरेक्ट जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं ये हो सकता है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नेफ्रोपैथी हो सकती है, यानी कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है,
जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन मेन और आता है नर्व इंट्रैपमेंट का, जिसके वजह से कि क्या होता है हमारी जो नर्व्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम आने लगती हैं और उसके वजह से फुट यानी कि फुट अल्सर हो सकता है, डायबिटिक फुट हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसके वजह से टिंगलिंग, नमनेस, सुनपन टाइप का ये सारी कंडीशंस हमें दिख सकती हैं। बहुत सारी स्किन कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। हियरिंग में इम्पेयरमेंट, हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है और बहुत सारी सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर किसको सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, एज है, अगर एज ड्यू टू एज ओल्ड एज पेशेंट्स में होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी अगर किसी को है तो सबसे ज़्यादा उनमें होने के चांसेस होते हैं। और मैं बात करूँ हेरिडिटरी, इसका एक कॉज हेरिडिटरी भी हो सकता है। और रेनल डिजीज़, अगर किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। और अदर सिस्टमिक डिजीज़, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और या फिर हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है तो भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया कि डायबिटीज़ से बहुत सारी ये कंडीशंस किस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट की जब बात आ रही है तो ट्रीटमेंट से पहले हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई रखें, यानी कि हम अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, ईटिंग हैबिट्स ठीक कर लें और जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं अगर हम उनको इम्प्रूव कर लें तो हम ये सारी कंडीशन से बच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेडिकेशन ट्रीटमेंट तो चलेगा ही। इंसुलिन ले सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म्स में मेडिकेशंस चलती हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकेशंस के थ्रू इसमें प्रिस्क्राइब करी जाती हैं और जो दी जाती है। अब मैं बात कर रही हूँ पीटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब हम एक्सरसाइज से रिलेटेड ऐसा क्या कर सकते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से रिलेटेड कि वो इसमें बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बेस्ट होता है सूर्य नमस्कार, जिससे कि मैंने ये इससे पहले वाली वीडियो में सूर्य नमस्कार पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था। और मैं आपको बता दूँ कि अगर डायबिटीज़ वाले बच्चे हैं तो वो अगर ये कर रहे हैं तो थोड़ी इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी एक्सरसाइज जो है, कोई भी योगासन जो भी वो कर रहे हैं वो 1 या 2 मिनट से ज़्यादा ना करें। और अगर ये कंडीशंस को मैनेज करने के लिए अगर ये योगासन्स वगैरह मॉर्निंग में किए जाएँ तो इट्स वेरी यूज़फुल। अब मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे कि योगासन्स कौन कौन से कर सकते हैं और हम इसमें एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हम इसमें एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होती है। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि किस तरीके से करना है और कौन कौन सी बेनिफिशियल है। और फिर मैं उसके बाद आपको ये बताऊँगी कि इसको मेंटेन करने के बाद आप एक और कंडीशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी मैनेजमेंट, यानी कि अपनी डाइट पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड रखना है, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है और हम लोगों को डाइट में किस तरीके से मॉडिफाई करना है। तो ध्यान रखिए नो शुगर डाइट। उसके बाद जो आप फाइबर्स ले रहे हैं वो ध्यान रखिए, जो फ़ैट ले रहे हैं वो सैचुरेटेड फ़ैट ना लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आपकी ग्लूकोज लेवल चेक करने का है उसको रेगुलरली मॉनिटरिंग करते रहे। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है ड्राउजीनेस टाइप का थका तो उसे तुरंत मॉनिटर करिए कि हाई है या लो है। तो अब हम बात करते हैं कुछ योगासन्स की और एक्सरसाइज की। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं और फिर बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वो किस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आई बॉल मूवमेंट्स करने होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आई बॉल मूवमेंट से। तो आइज़ को हमें सबसे पहले इस तरीके से घुमाना है, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इसको आपको रिपीट करना है 5 to 10 टाइम्स। उसके बाद आपको गर्दन के मूवमेंट्स करने हैं, इस तरीके से झुकाना है। उसके बाद आपको साइड में देखना है, उसके बाद इस तरफ देखना है। उसके बाद लास्ट में आपको हेड का पूरा इस तरीके से सर्कमडक्शन यानी कि फुल मूवमेंट करना है इस तरफ और फिर इसके बाद पूरा इस तरफ। जब आप ये पूरा मूवमेंट्स कर ले आइज़ का, हेड का, उसके बाद आता है शोल्डर का। शोल्डर पे आपको हाथ इस तरीके से रखकर हाथ को इस तरीके से घुमाना है
फिर उसके बाद आपको इस तरीके से ये सारे मूवमेंट्स आपको 5 to 10 टाइम्स रिपीट करने हैं, एटलीस्ट 10 टाइम्स तो करने हैं। उसके बाद आपको एल्बो का करना है इस तरीके से, एल्बो का मूवमेंट करना है। फिर आपको रिस्ट का मूवमेंट करना है, रिस्ट को आपको क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये इतने मूवमेंट्स आपके अपर लिम्ब के। अब हम बात करते हैं ट्रंक की। तो अब हम बात करते हैं कमर की। इस तरीके से आपको ट्रंक को रोटेट करना है क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आपको नी के मूवमेंट के लिए हाथ को इस तरीके से रखना है और नी को इस तरीके से टच करना है। आप ऐसे स्लो स्लो से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब डेली करेंगे तो रिदम में आएगा, तो आप इसको धीरे धीरे इस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। जब आप नी के मूवमेंट्स पे, उसके बाद एंकल, आपको पैर को इस तरीके से घुमाना है, पंजे को क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इस पैर के बाद इस पैर का पंजा घुमाना है क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ट्रंक का मूवमेंट करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको हाथ को इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से स्ट्रेच करना है हाथ। उसके बाद दूसरी तरफ का स्ट्रेच करना है। और जब हम आसन से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ताड़ासन से, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। हाथ को इस तरीके से रखना है क्लॉकवाइज इस तरीके से, और सांस को गहरी लेना है और पैर उठाना है, और उसके बाद धीरे धीरे आपको इस तरीके से नीचे आना है। ये हुआ आपका ताड़ासन। उसके बाद आप वृक्षासन करेंगे, जिसमें आपको पैर को इस तरीके से रखना है, पैर को इधर रखना है और बैलेंस्ड बनाना है इस तरीके से, और उसके बाद आपको ये पेड़ की पोजीशन बनानी है। ये हुआ आपका वृक्षासन। अब मैं आपको बताती हूँ कि और कौन कौन से आसन हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मंडूकासन, जिसमें आपको ऐसे घुटने के बल बैठना है इस तरीके से, और दोनों हाथ यहाँ मुट्ठी बंद कर नाभि के नीचे रखकर और इस तरीके से चेस्ट को टच करना है घुटने से, और आपको इस तरीके से सांस को बाहर छोड़ना है। सांस को लेते हुए नीचे झुकना है और इस तरीके से सांस को छोड़ना है। आप कोशिश करिए 30 to 40 ये धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। ये वज्रासन है, जिसमें आप बैठे हैं इसी पोजीशन में बैठे रहें। ये आपका हुआ वज्रासन, जिसमें आप 2 to 4 मिनट्स यानी कि बैठ सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ उष्ट्र आसन किस तरीके से करना है, यानी कि कैमल पोज। आपको इसी तरीके से घुटनों को दूर रखना है और दोनों हाथ कमर पे लगाते हुए इस तरीके से आगे करके और इस पैर को इस तरीके से छूना है और हेड का मूवमेंट करना। तो ये हुआ आपका कैमल पोज। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने अभी आपको आसन बताए हैं ये करिए आप, और सूर्य नमस्कार जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। ये है अर्धमत्स्य आसन, जिसमें आपको आलती पालती मार के बैठ के पैर इस तरीके से रखना है, हाथ को इस तरीके से पकड़ के पीछे की तरफ देखना है और इस कंडीशन को होल्ड करना है 10 सेकेंड तक। देन अपोजिट पैर पर करना है, इस तरीके से पैर रखना है, आपको इसको पकड़ना है और इसको इस तरीके से करना है। ये है आपका अर्धमत्स्य आसन। इसी तरीके से बहुत सारे योगासन हैं जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो योगासन बताए हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। और ये सारे योगासन करने से के बाद मैं आपको बताती हूँ आप और कौन कौन से इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कपालभाति कर सकते हैं, आप इसमें अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बैठना है, दोनों हाथ इस तरीके से करके, और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। ये नॉर्मल हुई डीप ब्रीदिंग। उसके बाद आप कर सकते हैं कपालभाति, जिसमें आपको इस तरीके से करके सांस को इस तरीके से फोर्सफुली बाहर की तरफ फेंकना है। ये हुआ कपालभाति। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। इस तरीके से अंगूठा नाक पर रखना है, सांस लेनी है, गहरी लंबी सांस, उसके बाद इस तरीके से छोड़ना है।
उसी तरीके से आप दूसरी साइड भी अप्लाई करिए। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि आप किस तरीके से कौन कौन से योगासन और कौन कौन से डीप ब्रीदिंग्स कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कुछ मॉडिफिकेशन आपके लाइफस्टाइल का और कुछ योगा आसन्स और कुछ एक्सरसाइज जो कि आप इसमें इंक्लूड करके अपनी लाइफस्टाइल में एडअप करके और डायबिटीज़ मेलाइटस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मैंने योगासन पोज बताया है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस को याद रखिए। अगर किसी को बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई ओल्ड एज पेशेंट है या फिर उसको अर्थराइटिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो घुटने के बल नहीं बैठ पा रहा है, तो वो इसको अप्लाई ना करे। और जो मैंने आपको अर्धमत्स्य आसन बताया था, अगर किसी को बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, PIBD डिस्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको ना करे। बाकी डीप ब्रीदिंग्स और जो मैंने आपको बताया था उष्ट्रासन जो कि बैक में करके बताया था, अगर उसमें भी अगर किसी को बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वर्टाइगो जैसी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको ना करे। बाकी डीप ब्रीदिंग, सूर्य नमस्कार ये आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कॉन्ट्राइंडिकेशंस इंडिकेशंस मैंने आपको पहले ही बता दिए थे और सूर्य नमस्कार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करें। थैंक यू। मेरा आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है, बाकी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप पूछ सकते हैं। और लोगों की डिमांड पर मैंने ये डायबिटीज़ से रिलेटेड बनाया। थैंक यू। ऐसे आप मुझे टॉपिक्स बताते रहें, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं उस पर बनाती रहूँगी। थैंक यू।